और जी बच्चों, क्या हाल चाल आपके? सब फैंटास्टिक। बढ़िया बढ़िया। कौन सी क्लास नंबर आपकी आज? लिखिए क्लास नंबर सेकंड। चैप्टर 2 की क्लास नंबर सेकंड। आइए जी बच्चों। चैप्टर 2 और क्लास नंबर सेकंड। बहुत अच्छी बात है। पिछले क्लास में मैंने जो गुड्स का क्लासिफिकेशन किया था, मैं दिखा देता हूँ पिछले क्लास में जा करके। गुड्स का क्लासिफिकेशन किया था। दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना था मुझे। एक तरीका था आपका टू वेज टू क्लासीफाई दिस गुड्स में। पहला तरीका था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, याद है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी सर। और दूसरा तरीका था कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये तरीका तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया पिछले क्लास में। इस पे नोट्स भी बना दिए आपको। आइए दूसरे तरीके की बात करते हैं। ये मत समझना कि ये दो जो पॉइंट है ये गुड्स के टाइप है, नहीं। गुड्स को क्लासीफाई करने के तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीके से क्लासिफिकेशन तो मैंने कल कर दिया था, पिछले क्लास में कर दिया था। आज हम कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को समझेंगे। और जो गुड्स का क्लासिफिकेशन मैंने कल किया था, उसी गुड्स को अब नए तरीके से हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे नए तरीके से। आइए जी, देखिए कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये मत समझना जो कल मैंने पढ़ाया था उससे कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूँ। उसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। डिफरेंट तरीके से कंजम्पशन गुड्स लिखिए। दूसरा क्या है? और कंजम्पशन गुड्स का दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स। इसको कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। अब फिर इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद कैपिटल गुड्स। मतलब हेडिंग क्या है? हेडिंग आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंजम्पशन गुड्स के बारे में। कंजम्पशन गुड्स का दूसरा नाम क्या बच्चे बताओ? कैपिटल, सॉरी, कंज्यूमर गुड्स। देखिए जी, थोड़ी थोड़ी पॉइंट आप लिखते जाइए और साथ साथ हम समझाते भी चले जाएंगे आपको। देखिए, कंजम्पशन गुड्स को या कंज्यूमर गुड्स को फर्दर चार पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट है ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा पार्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और तीसरा पार्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट पार्ट इसका है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। मतलब इसमें मटेरियल नहीं होते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स, इसको सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्विसेज। अब एक एक करके बात समझो। देखो, ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं सर? पहली बात करो, ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं? कुछ आइडिया दोगे? देखो, आप अपने घर के अंदर देखो। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा यहाँ से। आप अपने घर के अंदर देखो, अंदर देखो। आपका घर क्या एक हाउस होल्ड है। आप कंज्यूमर के फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से एक हैं। आपसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है सर, अपने घर पे नज़र लगाओ, नज़र दौड़ाओ हर जगह, और देखो कौन कौन से गुड्स और किस नेचर के हैं। क्या आपके घर में टीवी दिख रहा है? एक साल टीवी खरीदते हो, कितने साल यूज़ करते हो? साल, 4 साल, 5 साल तो यूज़ करते ही होंगे। 6 साल भी चलता होगा, 10 साल भी चलता होगा। आपके घर में
अरे कोई बात नहीं, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप क्या करते हैं, एक साल में उठा के फोड़ देते हो, अलग बात है। लेकिन जो टीवी खरीदते हैं उनके पीछे का मकसद होता है कम से कम 4-5 साल। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मोर देन 5 ईयर्स तो चलाते हो। चलो आपकी बात छोड़ो, हमारे घर में जो टीवी है उसको तो हम 10 साल से यूज़ कर रहे हैं। एनीवे, ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, देखो दिल्ली की बात और करो। दिल्ली में क्या करते हैं लोग, बने बनाए घर को भी 1 साल के अंदर तोड़ देते हैं, अगर उसके पड़ोसी ने उससे अच्छा घर बना लिया तो। मतलब जो घर आज बनी है वो घर साल भर बाद टूट जाता है, अगर उनके पड़ोसी घर की ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई और अच्छी हो गई। और फिर जब, तो ये तो कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता, यहाँ बहुत पैसे हैं लोगों के पास। लेकिन मैं एक आम इंसान की बात करता हूँ, जिस इंसान की खोपड़ी पैसों के बल पे हिली हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और अपनी मम्मी पापा को ये लेक्चर मत सुना देना, नहीं कहेंगे सर क्या क्या बोलते हैं, नहीं समझे। हाँ, पैसे के दम पर ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, पैसे को संभाल के यूज़ करना चाहिए। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स यही सिखाता है, समझ गए। एक बंदा टीवी खरीदता है तो उसको ऐसे नहीं उठा के फेंक देना चाहिए। आपकी बात भी सही है सर, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज करता है। जो टीवी आपने 5-7 साल 8 साल पहले ख़रीदा होगा या 10 साल पहले ख़रीदा होगा, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स नहीं होंगे जो अब टीवी में आ गए हैं। तो मजबूरी में लोगों को टीवी बदलना पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टीवी बंदा खरीद के लाता है और उसको 3-4-5 साल में ही फेंक देता है। कम से कम 5 साल तो यूज़ करते होगे यार। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मान लीजिए आप जितना भी यूज़ करते हैं। टीवी देख लिया, आपके घर में प्रेस होगा, प्रेस भी आप काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं, 3-4 साल 5 साल तो हो ही जाता है प्रेस को। प्रेस क्यों फेंकेंगे आप जब तक ख़राब नहीं होगा वो, ठीक है सर। आपके घर में देख लो कुछ और भी चीज़ जो 2-4 साल 5 साल चलते होंगे। आपके घर में किचन में ओवन होगा, वो चलते होंगे 4-5 साल 6 साल। आपके यहाँ और भी बहुत सारे गुड्स होंगे जो 4 साल 5 साल ज़्यादा चलते होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल ड्यूरेबल गुड्स में आ जाओ, ऐसे गुड्स जो कम से कम 1 साल तो चलते ही चलते हैं, 2 साल भी चल सकते हैं, मतलब कुछ साल चलते हैं, 1 से 2 साल तक चलते हैं। एग्जाम्पल दो सर, शर्ट्स। क्या शर्ट आप आज खरीद के लाते हो तो क्या 2 महीने में फेंक देते हो उसको, साल भर तो पहनते हो कम से कम, हो सकता है 1.5 साल भी पहनते होगे। तो कुछ महीने या कुछ साल तो चलते हैं, ठीक है। शर्ट्स की बात हो गई। और देख लो कोई चीज़ जिसको आप 12 महीने 13 महीने 14 महीने यूज़ करते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे देखो मान लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गुड्स, देखो जैसे मान लो आपके यहाँ CFL है या LED बल्ब है या आप क्या तो फ़ोन है, ये सब देखो आपका क्या हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया। मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए फ़ोन तो ड्यूरेबल गुड्स हो जाता है, क्योंकि मैं एक बार खरीदता हूँ तो अच्छे 3-4 साल 5 साल तो नहीं चेंज करता हूँ। लेकिन आप बच्चों को नहीं कमाना पड़ता अभी ना, आप अपने पेरेंट्स के पैसा से फ़ोन खरीदते हैं, तो आपको तो 4-5 महीने में चेंज करना आपका अधिकार बनता है, ठीक है जी। जब आप बड़े होंगे, आप कमाएंगे, तब आपसे पूछेंगे। तो चलो फ़ोन को भी किस में रख लो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में रख लो। उसके बाद क्रॉकरी आइटम्स देखो, जो किचन में प्लेट्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं साल 1.5 साल 2 साल यूज़ करके, तो ये भी आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। आइए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कुछ होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं सर। आपके घर में ब्रेड आता होगा, कम से कम 6 महीने यूज़ करते होंगे ना ब्रेड को, बोलो ना। नहीं सर, कैसी बात करते हो। 6 महीने, रात लाते हैं या फिर सुबह लाते हैं और उसी वक्त खा लेते हैं, यही बात ना। यस सर, हाँ, ठीक है। 20 दिन ब्रेड कौन रखता है, ब्रेड तो एकदम बिल्कुल 24 आवर्स क्या 10 घंटे के अंदर खाना चाहिए ब्रेड को। उसके बाद आप देख लो, मिल्क है, मिल्क जल्दी खाते हो, कर्ड जल्दी खाते हो, ऐसे ऐसे गुड्स है जिसको आप यूज़ करते हैं। बस एक दिन न्यूज़पेपर आपके घर आता है, आप यूज़ करते हैं, अगले दिन ख़त्म, कहानी उसकी, पुराने हो जाते हो आप। ये सब होता है आपको कौन सा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आप इंक का इस्तेमाल करते हैं, LPG इस्तेमाल करते हैं, मिल्क करते हैं, पेट्रोल करते हैं, ठीक है ना। LPG भी 15 दिन में ख़त्म, 20 दिन में ख़त्म, मिल्क भी ख़त्म, पेट्रोल भी ख़त्म। तो ये सब किस में आ गए, ये सब आ गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। उसके बाद सर्विसेज। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ भेज रहा हूँ क्या, नहीं ना, सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये सर्विसेज है। आप प्लम्बर को अपने घर बुलाते हैं, प्लम्बर जिसको सही मायने में प्लम्बर बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोल चाल की भाषा में प्लम्बर बोल देते हैं, वो अलग बात है। तो प्लम्बर घर बुलाते हैं आप, वो आपका काम करके जाता है, आप उसको पैसे देते हैं, सर्विसेज है। इलेक्ट्रिशियन घर बुलाते हैं, पैसा देते हैं, काम कर जाता है, बोलो, सर्विसेज है। डॉक्टर सर्विसेज है।
तो ये सब सर्विसेज है जहाँ पे कि आप पैसे देते हैं, बदले में आपको सर्विसेज मिलता है, कोई फिजिकल फॉर्म में कोई गुड्स आपको नहीं मिलता है। मान गए बच्चे? पक्की बात? जल्दीबाजी मैंने बोला है क्योंकि नई बात ज़रूर आपके लिए है, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं है। एक बार अगर आप पढ़ लेते तो नई नहीं लगती है, सब कुछ सुनी सुनाई से लगती है। तो आइए हमारा मिल करके इसको जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। आइए जी, इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार आपके साथ। बताइए बच्चों, मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर? कंज्यूमर गुड्स के बारे में, जिसको कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। और इसके कितने पार्ट्स बना दिए मैंने आपको? 4 पार्ट्स। कौन कौन से? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेमी ड्यूरेबल में कौन हो गए? जो लंबे समय चलते हैं, 4-5 साल। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको टीवी का, समझ गए? टीवी हो, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब लंबे समय चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जैसे शर्ट्स हो गया, या फिर आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, क्रॉकरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ब्रेड हो गए, मिल्क हो गए, एलपीजी हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। और सर्विसेज में टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, प्लम्बर सर्विसेज एंड मैनी मोर थिंग्स। पेपर क्या करते हैं आप? पेपर को ना एक दिन पढ़ने के बाद आपने घर में रखते भी है, मान लो उसको, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ख़त्म हो उसकी यूज़ होगी। भले वो घर में पड़ा रहता है, जब तक आप 2-3 महीने के पेपर जमा नहीं कर लेते तब तक उसको सेल नहीं करते हैं सेकेंड हैंड में, या फिर किसी कबाड़ी को नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है वो। मान गए जी? ठीक है। मैंने किसी रामायण की बुक की बात नहीं करी है। रामायण की बुक अगर आप खरीदते हैं तो उसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं। हालांकि वो धार्मिक पुस्तक है, उसको गुड्स वुड्स में घुसाने से क्या फ़ायदा है? मतलब फिर भी अल्टीमेटली है तो गुड्स ही, कोई ना कोई उसको बेचता है और कोई ना कोई उसको ख़रीदता है। ठीक है बच्चे? तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे गुड्स की बात हो गई। अब इसमें क्या कर रखा है, इसका एक लाइन का डेफिनेशन बना रखा है और उसके सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये टाइम पास है, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बता देता हूँ। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, बस इतना ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दे दो कुछ और। सेमी ड्यूरेबल सर, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, एग्जाम्पल दे दोगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हैविंग सिंगल यूज़, एक यूज़ है और वेरी लेस पीरियड ऑफ यूज़ है उसका। सर्विसेज जिसमें मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बस सर्विसेज आपको मिलते हैं। तो बच्चे बताइए, क्या छोटे छोटे नोट्स इसके आप बना नहीं सकते? जल्दी बोलिए, कि लिखा दूं मैं आप? बना मैं लिखा दूं कि आपको बताओ? जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आएगी वहाँ ज़रूर मैं लिखाऊंगा। ये एक एक लाइन के डेफिनेशन लिखा करके क्लास को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझिए कैपिटल गुड्स के बारे में। लिखिए हेडिंग कैपिटल गुड्स। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या किया है, अभी आपको मैंने आपके घर के सामान देखने के लिए कहा है, कहा था नहीं कहा था? यस सर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने घर से बाहर निकलो, आप अपने फैक्ट्री जाओ जहाँ पे बिज़नेस आपके चल रहे हैं, या आपके दुकान पे जाओ, वहाँ जाओ। नहीं, अगर फैक्ट्री और दुकान से रिलेटेड आप हो, आप सर्विस से रिलेटेड हो, तो एक बार सोच लो, आंख बंद करके एक बार सोच लो कि फैक्ट्री में क्या क्या हो सकता है। अगर किसी फैक्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ क्या क्या दिखाई देगा आपको? देखो, वहाँ प्लांट मशीनरी दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लैंड को छोड़ दो, वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स दिखाई देंगे, वहाँ पे कुछ आपको इक्विपमेंट्स आपने कहा, हालांकि वो भी मशीनरी के अंदर ही आ जाता है। जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी कहा है ना, तो उसमें सब कुछ आ जाते हैं। वहाँ पे रॉ मटेरियल भी होंगे। रॉ मटेरियल भी 3 तरह के होते हैं वहाँ पे, देखो। एक होता है प्योर रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स। बात समझ गए? हालांकि इसका नाम है इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। और भी बहुत कुछ होंगे, लेकिन जो कुछ भी होंगे मेजोरिटी आपको यही होगा, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंट्री। अब ये बताइए, ये प्लांट एंड मशीनरी जो कि कोई भी फैक्ट्री खरीदता है, फैक्ट्री का मालिक क्या है? प्रोड्यूसर्स है ना।
इसलिए कैपिटल गुड्स को क्या बोलते हैं हम, इसको कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। हालांकि ये याद रखना कि कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैं लिख देता हूँ इस बात को, ये सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, फिर आगे भी समझाऊंगा इसको। ऑल द कैपिटल गुड्स आर व्हाट, आर प्रोड्यूसर गुड्स, ये सेंटेंस लिख लीजिए। बट all the producer goods are not capital goods। इसका आंसर तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखो बताइए, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड्स है ना। लेकिन रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, इसको हम कैपिटल गुड्स तो नहीं बोलते हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोड्यूसर्स गुड्स है। बात समझ रहे हो बच्चे? प्लांट एंड मशीनरी को भी मैं क्या बोलता हूँ, प्रोड्यूसर गुड्स। इन्वेंट्री को भी क्या बोलता हूँ मैं, प्रोड्यूसर गुड्स। प्लांट एंड मशीनरी भी प्रोड्यूसर गुड्स है, इन्वेंट्री भी प्रोड्यूसर गुड्स है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। लेकिन इन्वेंट्री को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलते हैं, इन्वेंट्री को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सर कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, सारे क्या होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे। लेकिन ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो इन्वेंट्री भी आता है। तो क्या इन्वेंट्री कैपिटल गुड्स है? नहीं है सर, इन्वेंट्री कैपिटल गुड्स नहीं है। बात समझे नहीं समझे? मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ, एक बार अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स, और इसमें क्या होते हैं, इन्वेंट्री गुड्स, इन्वेंट्री भी होते हैं। तो बताओ ना, कैपिटल गुड्स को क्या कह सकते हैं हम, प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर गुड्स को अगर तुम कैपिटल गुड्स कहने लगोगे तो इसका मतलब है कि तुम इन्वेंट्री को भी क्या कहना चाहते हो, कैपिटल गुड्स, और ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आगे बढ़ूँ, अब बताओ आई बात यहाँ तक समझ में? यस सर। तो आप देख लिया कि जितने भी मशीनरी होते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले एसेट्स होते हैं, सारे क्या हैं, कैपिटल गुड्स है। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स क्यों परचेज करता है? ऑफ कोर्स, अगर उसके यहाँ कैपिटल गुड्स से ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके यहाँ क्या होने वाला है, प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। क्या कैपिटल गुड्स को 1 साल यूज़ किया जा सकता है? नहीं। 2 साल किया जा सकता है? नहीं। 3 साल? नहीं सर, मैनी ईयर्स। कैपिटल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, मैनी ईयर्स, कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। इसको मैनी ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, और जितने साल हम यूज़ करेंगे उतने साल हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कैपिटल गुड्स के बढ़ने से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मैं क्या तुम्हें पढ़ाता हूँ, मेरे पास मान लो 2 लैपटॉप है, पढ़ाता हूँ 2 लैपटॉप है, अगर मैं 3 लैपटॉप लगा दूँ तो मैं 3 जगह क्लास चला सकता हूँ। और लैपटॉप कितने साल यूज़ कर सकता हूँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ऑफ कोर्स सर, सर्विस देने की कैपेसिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो भी कंपनी वाले, जो भी मैन्युफैक्चरर कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, उससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पे मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपके गोडाउन में इन्वेंट्री रखा हुआ है, तो इस इन्वेंट्री को क्या करो, कितने साल यूज़ करोगे आप? सर 1 साल। कोशिश करेंगे अगले साल हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए और सारा का सारा गुड्स बिक जाए। इन्वेंट्री का तो मकसद ही नहीं होता कि 5 साल 6 साल रखने का। अगर इन्वेंट्री हमारा 5 साल 6 साल अटक गया तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इन्वेंट्री को कहाँ अटकाएंगे हम? इन्वेंट्री तो बस कुछ दिनों की बात है, आए, काम हुआ कंप्लीट और तुरंत बेचो इसको।
ये बात और है कि सारे गुड्स एक साथ नहीं बिक पाते हैं, तो कुछ ना कुछ गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक में बचे रहते हैं। लेकिन हमारी नज़र पूरी तरह से स्टॉक पे पड़ी रहती है कि कितना जल्दी से स्टॉक को क्या किया जाए, सेल कर दिया जाए, क्लियर किया जाए। ठीक है जी बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक बार जान लीजिए कि हम जो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं उसके खरीदने के दो वजह हो सकते हैं। एक वजह क्या हो सकता है, एक वजह हो सकता है न्यू कैपिटल गुड्स, न्यू कैपिटल गुड्स, मैं फिर से लिखता हूँ, एक वजह हो सकता है न्यू कैपिटल गुड्स। टू इंक्रीज, किस कर काम के लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, न्यू कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा मकसद क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल गुड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खड़े खड़े देखो, मैं जिस लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, मान लो ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा लैपटॉप खरीदूंगा ना। तो जब दूसरा लैपटॉप खरीदूंगा तो क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी सर। क्यों, क्योंकि आपने पुराने लैपटॉप आपके ख़राब हो गए, अब उसके बदले में नए लेके आए, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। आपने क्या किया, सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है। लेकिन मान लो ये लैपटॉप मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसके साथ साथ मैं नया लैपटॉप लेके आता हूँ, तो फिर वो क्या कहलाएगा, न्यू कैपिटल गुड्स। और उसका मकसद क्या होता है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसका मकसद होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। भाई मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक आप कंफर्म नहीं कर दोगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैपिटल गुड्स खरीदने के पीछे का दो मकसद होता है, या तो न्यूली परचेज करो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर आप क्या करो, ओल्ड कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करने के लिए न्यू कैपिटल गुड्स परचेज करो। ठीक है जी बच्चे। यस सर। तो ये पूरी बात हो गई बच्चे। अब जब कैपिटल गुड्स एंड इस गुड्स को आपने पढ़ लिया है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए आपसे, किसके लिए, एक दो चार लाइन का मैं नोट्स आपको बना देता हूँ। जो मुझे लगता है कुछ बातें सही है उसको मैं लिखवा देता हूँ आपसे। ठीक है बच्चे, आइए जी, लिखते जाइए नोट थोड़ा थोड़ा करके। लिखिए पहले, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए कंजम्पशन एक्स गुड्स, कंजम्पशन गुड्स का। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। कंजम्पशन गुड्स का है, थोड़ा एक लाइन डेफिनेशन लिख लीजिए। आर दोज गुड्स, लिखो इसको, आर दोज गुड्स which are directly used for, which are directly used for the satisfaction of human want, satisfaction of human wants, are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। human want के satisfaction के लिए हम क्या करते हैं, खरीदते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल लिखो, आइसक्रीम, मिल्क एक्सेट्रा। ये सब आपका कंज्यूमर गुड्स है, या इसको कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं। और कंजम्पशन गुड्स के 5 पार्ट हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको मैं डिफ़ाइन नहीं करवाऊँगा, ये भी बात मैं पहले कह चुका हूँ। कर दूँ क्या डिफ़ाइन, बताओ अभी, अभी एक साफ साफ बोल दो कि सर लिखा दो, तो मैं लिखा देता हूँ। क्या कहते हो, एक्सक्यूज मी, जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो। तो ये हो कंजम्पशन गुड्स। आइए जी बच्चों, लिखिए अब कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन। और मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना करके आप उसको लिख लेंगे। होमवर्क क्या है, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना, राइट नोट
ऑन दीज गुड्स। इस पे आपको नोट लिखना है, समझ गए? ये मैंने होमवर्क दे दिया आपको। आइए बच्चों कैपिटल गुड्स के बारे में बात कीजिए। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। देखो, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल। लिखो प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका एग्जाम्पल है। आगे लिखो दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। लिखो दीज, अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया भी था आपको, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स either for first replacement of the capital stock, replacement of the capital stock, और सेकंड लिखो और क्या, capital formation, addition to the capital stock, addition to the एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। मैंने कुछ देर पहले समझाया था आपको इस बारे में, देखो ना, कहा था नहीं कहा था? न्यू कैपिटल गुड्स या फिर रिप्लेसमेंट, इसी को मैंने नोट बना के लिखा दिया यहाँ पे। ये बातें तो क्लियर यहाँ तक? और इसको क्या कहते हैं? इसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? काफ़ी साल तक यूज़ करते हैं एज फिक्स्ड एसेट। कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड capital goods are repeatedly used in the process of production, in the process of production for many years। काफ़ी साल तक इसको हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यस सर। इसमें क्या लगता है? इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लगता है। वो छोड़ो, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट अभी आएगा तो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट अगर अलग से समझाएंगे। इसके बाद आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया था कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, बताया नहीं बताया था? उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें जैसे कैपिटल गुड्स भी आ गया और इन्वेंट्री भी आ गया। कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री कहा था नहीं कहा था? मैं फिर से रिपीट कर दिया उसको, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री। लेकिन अभी मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर व्हाट? प्रोड्यूसर गुड्स। पर ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आ जाता है? इन्वेंट्री भी आता है। यहाँ पे ये बात लिखी है, इसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए एक क्वेश्चन भी दे रखा है। जब वो क्वेश्चंस कराएंगे तो उसका आंसर बता देंगे आपको हम। चलो लिख लो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चंस लिखो। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लिखो वाई। ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वाई। अगर आप कह रहे हो कि हमें इसका आंसर आ जाएगा
आप छोड़ दो तो इसका आंसर अगली क्लास में मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे अगली क्लास में चाहिए। और मैंने समझा भी दिया आपको, इसका आंसर भी चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए इसका आंसर आपको नरेट कर देता हूँ। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड व्हाट? गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल like wood used to make furniture, and second, goods used as fixed asset like plant and machinery. Capital goods include only fixed asset of the producers. These are durable use producers goods. On the other hand, goods used as raw material are single use producer goods. These are not repeatedly used in the process of production. Accordingly, all producer goods are not capital goods. मतलब देखो, इसको क्या कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स को क्या बोल सकते हैं हम? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। जितने तरीके से नाम याद रखोगे उतनी अच्छी बात है। इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। बताइए आप जरा, कैपिटल गुड्स को ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्यों बोलते हैं? बोलिए जल्दी से। क्योंकि सर इसको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ड्यूरेबल है। और इन्वेंट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री सर तो 1 साल के अंदर ही यूज़ करना होता है और उसको बेचना भी होता है, इसको नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। यस सर। अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। वो क्वेश्चन है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये मान कर चलिए कि ये एग्जाम में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इतने देर से मैंने कंजम्पशन गुड्स के बारे में सिखाया, कैपिटल गुड्स के बारे में बताया, तो क्या उसका डिफरेंस नहीं हो सकता है? 2-4 डिफरेंस तो सामने ही दिख रहा है। कंजम्पशन गुड्स कौन परचेज करता है? कंज्यूमर, फॉर देयर व्हाट? फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। कैपिटल गुड्स कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर्स परचेज करता है। लेकिन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में एक खास बात क्या होती है कि ये दोनों फाइनल गुड्स होते हैं। चलो मैं डिफरेंस थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ पॉइंट। बताइए, कंजम्पशन गुड्स जो है उसको शॉर्ट लिखता हूँ मैं CG। गुड्स लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू डायरेक्ट कंजम्पशन, सॉरी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन लिखो, ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे क्या लिखोगे? उसके कंट्री में डिफरेंस क्या है? कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। क्या मतलब हुआ इसका सर? देखो मुझे बताइए, आप ब्रेड खरीदते हैं, तुरंत खाते हैं, आपको तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है ना? मिलता है। लेकिन ब्रेड जिस मशीन से बनता है, क्या वो मशीन खरीदते हैं आप? क्या आप क्यों खरीदेंगे? उस मशीन को वो खरीदेगा जो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, जहाँ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो खरीदेगा। तो अल्टीमेटली जो मशीन है, वो मशीन आपने तो परचेज नहीं किया, लेकिन अगर मशीन नहीं खरीदी जाती तो आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता? इसलिए कैपिटल गुड्स से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन कंजम्पशन गुड्स से क्या मिलता है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा डिफरेंस लिखो इसका। समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा ही ना। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। कंजम्पशन गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। दूसरा, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय
हाउस होल्ड, ये एच एस मतलब हाउस होल्ड है. रादर, रादर यूज्ड बाय होम, बाय प्रोड्यूसर्स, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स. ये सब बातें आपसे हो चुकी है. कोई भी ब्रेड बनाने वाली मशीन आप नहीं परचेज करते हैं, कार बनाने वाली मशीन आप नहीं परचेज करते हैं, ओवन बनाने वाली मशीन आप परचेज नहीं करते हैं, ओवन परचेज करते हैं. तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो आप नहीं परचेज करते, वो मैन्युफैक्चरर परचेज करता है. आप सिर्फ अपने काम का गुड्स परचेज करते हैं, इसको कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं. आइए जी, तीसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन consumption goods is called कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. शॉर्ट में लिखो तो सी से डिनोट करते हैं. यहाँ थर्ड पॉइंट लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आर व्हाट? इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट करते हैं. फोर्थ पॉइंट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स higher production of consumption goods leads to higher level of welfare, leads to higher level of welfare of the people, welfare of the people. It raises their quality of life. Raises their quality of life. अब देखो ना, अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के सुख सुविधा के लिए जितने ज़्यादा गुड्स आएंगे उतनी क्या होगी? आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपको बेनिफिट्स होगा. देखो ना, आप आज से 10 साल पहले की बात करो, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे सुविधाएं नहीं थी जो आज आपको मिल रही है. बहुत सारे गुड्स ऐसे नहीं बने थे जो आज आपको मिल रहे हैं. उससे क्या हुआ? आपका लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है, आपको वेलफेयर मिला है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर गया. यहाँ आइए, फोर्थ पॉइंट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स leads to higher production, higher production capacity in the economy, capacity in the economy. It is the backbone of the GDP growth. It is the backbone of जीडीपी ग्रोथ. अब यहाँ देखो, मैं कितना अच्छा एक एग्जांपल समझाता हूँ. बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ. अभी देखो, चाइना की बात चल रही थी काफ़ी इंडिया में. बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे घर में यूज़ करने वाले सामान, बहुत सारे फेस्टिवल में यूज़ करने वाले सामान आप ख़रीदते हैं मार्केट से. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो चेंज हुई है. बीइंग ए कंज्यूमर आप ख़रीदते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसको यूज़ करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. लेकिन आपको पता है कि वो सारे गुड्स इंडिया में नहीं बने हैं. बने कहाँ पे वो सारे गुड्स? चाइना में. आपके यहाँ वो चाइना से ख़रीद के आता है, जो उसके इम्पोर्टर्स होते हैं वो ख़रीद के लाते हैं, और फिर वो रिटेल मार्केट्स में आपको बेचा जाता है, आपके घर तक पहुँच जाता है. आपके घर तक पहुँचता, आप कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हो. लेकिन आप ये समझते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है? चाइना में हुई है. जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई है तो उसको बनाने के लिए जो कैपिटल इक्विपमेंट्स होंगे, जो फिक्स एसेट्स होंगे, जो मशीनरी होगा, वो कहाँ पे लगाया गया होगा? चाइना में.
अगर चाइना में मशीनरी लगाया गया, फिक्स एसेट लगाया गया, तो इसका मतलब है चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिली, उनकी कमाई बढ़ी और वहाँ का जीडीपी ग्रोथ हुआ, वहाँ की सोसाइटी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, वहाँ के लोगों की इनकम भी काफ़ी राइज कर गई। और जानते हो वहाँ के लोगों की इनकम रेज करी है, बढ़ी है, तो उसके इनकम को बढ़ाने में अल्टीमेटली योगदान किसका है, हम लोगों का योगदान है। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम उनके सामान को परचेज़ करते हैं और खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, करते नहीं करते, यस। तो हम तो अपनी कंजम्पशन बढ़ा करके, अपनी पैसा खर्च करके अपना वेलफेयर रेज कर रहे हैं, लेकिन उस कंजम्पशन के कंट्रेरी जो प्रोडक्शन हो रही है वो चाइना में हो रही है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ का कैपिटल ग्रोथ बढ़ रहा है, वहाँ की लोगों की इनकम बढ़ रही है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो अल्टीमेट बेनिफिट तो उसको हो रहा है। कितना अच्छा होता कि सारे सामान हमारे यहाँ बनते, हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स बनता, हमारे यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती, हमारे यहाँ के लोग उसमें नौकरी करते, उसकी इनकम बढ़ती, हमारी जीडीपी बढ़ती और हम कंजम्पशन भी करते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा हो ना सका। क्यों ना हो सका, उसके डिफरेंट रीजन्स है, वो हम बात नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये बताना चाहते हैं कि भाई कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अगर किसी कंट्री में बढ़ता है, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती है जो प्रोड्यूसर खरीदता है और ख़रीद कर उससे क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो समझ लो इससे क्या होगी, आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। समझ गए बात को, जल्दी बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बताइए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए, आप अपने घर में ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड कौन सा गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स है। अगर ब्रेड आपने खाया तो क्या हुआ, सुबह सुबह एक अच्छा सा नाश्ता आपको मिल गया, आपकी लाइफ क्वालिटी चेंज हुई, यस सर। लेकिन अगर ब्रेड को बनाने वाली कंपनी और फैक्ट्री जो है चाइना में लगा हुआ है, सपोज करो, हालांकि ऐसा नहीं है, ब्रेड हमारे यहाँ खुद बनता है, चाइना से ब्रेड आएगा तब हम ब्रेड खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ। मान लो ब्रेड बनाने वाली जो फैक्ट्री हो कहाँ लगी हुई है, चाइना में लगी हुई है, और उसको बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो मशीनरी का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो अल्टीमेटली वहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कंजम्पशन हम करेंगे, ग्रोथ वहाँ का होगा। तो आप समझ गए कि हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए सिर्फ कंजम्पशन को बढ़ाना जरूरी नहीं है, हमारे लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना भी जरूरी है। अब प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन, क्रिएशन हमारे अपने कंट्री के अंदर होगा। तो दोनों बातें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक की बातें आप समझ गए। क्या कहते बच्चों, समझ गए। अब आइए नया टॉपिक लिखते हैं हम। यस, एक नया टॉपिक लिखते हैं और वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेट वेट वेट, concept and components of consumption expenditure। ये नया टॉपिक है और यहाँ पे लिखिए आप कि सर क्या इसको आज पढ़ाओगे, नहीं, यहाँ पे लिखिए आप क्लास नंबर कौन सा, 3rd। जब तीसरे क्लास में लोग मिलेंगे तो इसके बारे में जम के बात करेंगे। आज की दूसरी क्लास थी ना आज की, जब इस क्लास में मिलेंगे 3rd क्लास में, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको कि अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं और जो बातें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बैकबोन है किसका, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये पूरा क्या करेगा, जानते हो क्या करेगा, आपके पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स का दिशा एंड दशा टोटली बदल कर रख देगा। इसलिए पूरी तरह से तसल्ली से पढ़िए, सारे वर्ड, सारे उसके मीनिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे और इसका आगे इस्तेमाल करेंगे और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।